डिलाइट आईएएस के इस प्रभावी मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फिर से कश्मीर के मुद्दे को उठाया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीयकरण किया हो। ये पहली बार नहीं है, अन्य मंचों से लगातार तुर्की इस मुद्दे को उठाता रहा है। चिंता की बात यह है कि तुर्की इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन करता है। ठीक है, तुर्की का मानना यह है कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो पाकिस्तान का मत है या पाकिस्तान जो चीज़ चाहता है वो होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पर भारत के लिए ये चिंता की बात है, क्योंकि देखिए यही एक प्रमुख मुद्दा है जिससे भारत और तुर्की के रिश्तों में काफ़ी समय से कुछ दूरियां बनी हुई हैं, तकरार लगातार बनी हुई है। ठीक है, तो अभी कुछ समय पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एससीओ की बैठक के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति मिले थे। तो संभावना ये जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं पर भारत और तुर्की के रिश्ते जो हैं वो बेहतर होंगे, पर फिर से इस तरह की बयानबाजी भारत और तुर्की के रिश्तों को कहीं ना कहीं पर फिर से दूरियां बढ़ाएगी। अब आगे हम लोग देखते हैं आखिर न्यूज़ क्या है। देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति ने ये बात बोली है, फिर से कश्मीर के मुद्दे को उठाया है यूएन की आम सभा की बैठक में। पिछले साल भी उन्होंने ऐसा ही किया था। और बोलते क्या हैं वो कि भारत और पाकिस्तान 75 साल से पहले अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता स्थापित करने के बाद भी अब तक एक दूसरे के बीच शांति और एकजुटता कायम नहीं कर पाए हैं, और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कश्मीर में स्थायी शांति और समृद्धि कायम होने की आशा और कामना करते हैं, ये अर्दोगन कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तुर्की के राष्ट्रपति। ये न्यूज़ है, आगे देखते हैं। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि अभी हाल ही में एससीओ की बैठक हुई थी उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में। ठीक है, इस सिटी को याद रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी। तो कहीं ना कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व राजनीति थी उसमें एक बड़ी चीज़ हुई, क्योंकि ये पहले से प्रस्तावित नहीं थी। ये बैठक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तुर्की के राष्ट्रपति की, इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं किया गया था, लेकिन एकदम से इनकी मुलाकात करवाई गई। तो कहीं ना कहीं पर ये एक अंदाजा लगाया गया था, ये अनुमान था कि कहीं ना कहीं पर रिश्ते अब थोड़ा सुधरेंगे। ठीक है, द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार होगा, शायद इसलिए ये बैठक है। और बोला भी गया था, जब मिले थे दोनों देशों के उच्च नेतृत्व, तब ये बोला गया था कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई थी। ठीक है, मतलब कोशिश की जाएगी कि रिश्ते ज़्यादा बेहतर हो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि फिर से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उनके इस तरह से कश्मीर, क्योंकि देखिए ना, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीर का मुद्दा। ठीक है ना, कश्मीर आप मानते हैं ना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे मामले में, ऐसे हमारा भू क्षेत्र को लेकर अगर कोई देश इस तरह की बयानबाजी करेगा, पाकिस्तान के फेवर में बयान देगा, तो हम कैसे, हमारे लिए वो सही होगा क्या? बाकी सब रिश्ते बाद में हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? संप्रभुता, राष्ट्रहित, ये सब वर्ड है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रहित से सर्वोपरि कुछ भी नहीं होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो भारत ये चीज़ कभी भी कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की क्या प्रतिक्रिया है इस चीज़ को लेकर, देखिए यहाँ पर ही समझ लीजिए। देखिए, भारत हमेशा से ये बात बोलता रहा है, हमेशा से ये बात बोलता रहा है कि जो कश्मीर का मुद्दा है ना, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय एक विवाद है। ठीक है ना, बायलैटरल एक आपका सोचिए कि डिस्प्यूट है। ऐसी स्थिति में हमें किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है, ना ही हम किसी का मत चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका। कई बार अमेरिका अपना बीच में मध्यस्थता करने का बोल चुका है। यूरोप की तरफ से बोला गया है कि हम कश्मीर के मुद्दे पे मध्यस्थता कर सकते हैं। उसके अलावा तुर्की तो बार बार बोलता ही है। तो किसी एक देश को बोलने की जरूरत नहीं है ना, हमारा द्विपक्षीय विवाद है, हम खुद अपने लेवल पे सॉल्व करेंगे। आप कौन होते हैं इस चीज़ को सॉल्व करने वाले? तो भारत हमेशा से इस चीज़ का सख्ती से विरोध करता रहा है, अगर इन्होंने कभी भी इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उठाया है। आगे थोड़ा सा इसको गहराई से समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान के करीबी हैं अर्दोगन। देखिए, हम लोग इसको आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, अभी यहाँ से देख लीजिए चीज़ें। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो ये तुर्की के राष्ट्रपति हैं ना, ये एक्चुअल में अब चाहते हैं कि इस्लाम जगत जो है, इस्लामिक जो देश हैं, इस्लाम जगत के खलीफा बनना चाहते हैं। ठीक है, एक नेता बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं लीड करूं अब इस्लामिक देशों को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अभी तक कहीं ना कहीं पर सऊदी अरब जो है उसकी ये मंशा रही है और उसने किया भी है। ठीक है, सऊदी अरब हमेशा से इस्लामिक देश का नेता अपने आप को मानता रहा है। इस चीज़ को प्रतिस्थापित करना चाहता है तुर्की। तुर्की चाहता है कि वो कहीं ना कहीं पर जो पुराना उसका साम्राज्य था उसी चीज़ को फिर से स्थापित करे और इसका नेता बने तुर्की खुद। अर्दोगन की ये ज़्यादा बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि मुस्लिम देशों के मुद्दों को उठाएं, और उनका मुस्लिम देशों में सबसे बड़ा सहयोगी पाकिस्तान है। ठीक है, वो क्यों है वो भी आगे चलकर हम लोग देखने वाले हैं।
तो इन्होंने पिछले साल भी मैंने बताया कि मुद्दा ये उठाया था कश्मीर का, और ये क्यों उठा रहे हैं ये भी बात हम लोगों ने यहाँ पर समझ ली कि ये चाहते हैं कि ये इस्लामिक जितने भी मुद्दे हैं इसको ये उठाते रहें ताकि इनके नेतृत्व को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा सके। अब थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं चीज़ें आखिर क्या हैं। देखिए, तुर्की की बात हम लोगों ने समझी कि ये सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इनके रिश्ते देख लेते हैं। देखिए, जब आज़ाद हुआ ना भारत और पाकिस्तान, जब दोनों देश आज़ाद हुए तो पाकिस्तान जो है आपको पता है किसके नाम पर स्थापित हुआ था? धर्म के नाम पर स्थापित हुआ था, इस्लाम के नाम पर, ठीक है। और तुर्की खुद एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, तुर्की खुद एक इस्लामिक कंट्री है। तो शुरू से एक तो ये कारण था कि धर्म जो है कहीं ना कहीं पर अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाए ना यूपीएससी मेंस में कि क्यों करीब हैं, पहला कारण इस्लाम, ठीक है, धर्म जो है वो दोनों देशों को करीब लेके आता है, तुर्की की स्थापना भी और इसकी पाकिस्तान की भी। दूसरा सबसे बड़ा कारण, जब शीत युद्ध चला ना, कोल्ड वॉर जब चल रहा था, उस समय पर ये दोनों देश पाकिस्तान और तुर्की दोनों अमेरिका के सहयोगी थे। किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ, यूएसएसआर के खिलाफ। उस समय तो था ना सोवियत संघ, ये दोनों किसके ग्रुप में थे? यूएसए के ग्रुप में, ठीक है। तो उस समय से भी सहयोग था। तो दो महत्वपूर्ण कारण हैं जिससे ये दोनों देश करीब आए हैं। सबसे बड़े कारण ये हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से, इनके सहयोग की वजह से जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, वो अफगानिस्तान में हार गया, उसको वापस जाना पड़ा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर इन दोनों देशों ने बहुत अच्छे से अमेरिका को सपोर्ट किया था, तभी से अमेरिका के साथ भी इन दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हैं। अब एक चीज़ ये तो हम लोगों ने यहाँ पर समझ ली कि पाकिस्तान के साथ चीज़ें कैसे बेटर हैं। भारत के साथ क्या चीज़ें हैं? देखिए, मैंने ये बोला ना कि इस्लाम उनको करीब लेके आता है पाकिस्तान और तुर्की को। ऐसी स्थिति में तुर्की हमेशा से कश्मीर के पक्ष का समर्थन करता रहा है, और कश्मीर हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारी कहीं ना कहीं पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, और पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। तो भारत से तो दूरी बननी तय ही है। कहीं ना कहीं पर भारत चाहता है कि भाई इस तरह के देश को अगर आप सैन्य हथियारों की आपूर्ति करोगे, बहुत बड़े स्तर पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया है तुर्की ने। तुर्की का मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है, जो भी वर्तमान जो उसके राष्ट्रपति वो खलीफा बनना चाहते हैं। तो तुर्की को अभी किसी भी मत पर, किसी भी कीमत पर वो इस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। तो उनके लिए भारत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको लग रहा है कि भारत में हालांकि मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो मुस्लिम देशों को लीड करें। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम देश है। हमारा देश तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है ना, बहुत सारे धर्म इसमें रहते हैं। तो मुस्लिम देश को वो लीड करना चाहते हैं। जो पाकिस्तान है और तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं वो लीडर बनना चाहते हैं मुस्लिम जगत के। तो ऐसी स्थिति में उन्हें पाकिस्तान के सपोर्ट की ज़रूरत है, और पाकिस्तान उनका आंख बंद करके सपोर्ट करता है। आपको पता है कहाँ कहाँ सपोर्ट किया है? आपको पता होगा कुछ समय पहले ग्रीस का जब मुद्दा हुआ था ना, ग्रीस के साथ विवाद हुआ था तुर्की का, तो सबसे पहला समर्थन करने वाला देश पाकिस्तान था उस मुद्दे पर, तुर्की का। इवन एक सेना तक, नौसेना तक भेज दी थी अपनी सैन्य अभ्यास के लिए, ठीक है। तुर्की कोई सैन्य अभ्यास आयोजित किया तुर्की ने, तो पाकिस्तान ने अपनी नौसेना तक भी भेज दी। ऐसी स्थिति में आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ा गठजोड़ है। आप दूसरा भी समझिए कि जो तुर्की के राष्ट्रपति खलीफा बनना चाहते हैं ना, नेता बनना चाहते हैं, तो वो किसके सपोर्ट से बनना चाहते हैं? पाकिस्तान प्लस चीन, ठीक है। और मैंने आपको कई बार बताया कि इसमें अगर आप रूस को भी ऐड कर दो प्लस तुर्की, तो ये एक नया गठबंधन बढ़ रहा है। इसी के लिए तो क्या क्या करना है, क्वाड बना, इसी के लिए I2U2 बना, ठीक है। ये सब इसी के लिए बने। यूपीएससी ने मेंस में प्रश्न भी पूछा है I2U2 को लेकर, ठीक है। तो ये क्यों बन रहे हैं? इसी गुट को थोड़ा सा संतुलित करने के लिए इस तरह की गुटबंदी अभी नहीं बन रही है, जिसमें भारत भी प्रमुख तौर पर अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में तीनों पक्षों का हम लोगों ने समर्थन देख लिया ना कि भारत का, अच्छा तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत का क्या मत रहा है, मैंने आपको बता दिया कि द्विपक्षीय मुद्दा है, वो किसी भी देश की मध्यस्थता उसमें हम नहीं चाहते हैं। हमने कई बार तुर्की को कड़े शब्दों में इस चीज़ को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है, ठीक है। लेकिन तुर्की को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हालिया मीट में जब पाकिस्तान के जो भारतीय प्रधानमंत्री से मिले हैं, उसके बावजूद तुरंत उन्होंने इस तरह का बयानबाजी दे दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर दिख रहा है कि भारत तुर्की के लिए अभी कहीं ना कहीं पर ज़्यादा महत्ता नहीं रखता है, तुर्की के लिए ज़्यादा महत्ता पाकिस्तान रखता है। तो भारत ने ये चीज़ क्लियर कर दी। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें, हमें क्या, क्योंकि देखिए ना तुर्की अभी कहीं ना कहीं पर एक अच्छे देश के रूप में उभर रहा है। क्यों? आपको पता होगा कि हमने कुछ दिन पहले एक मुद्दे पर बात की थी, अजरबैजान और आर्मेनिया वॉर में। तो अजरबैजान को सपोर्ट किया था तुर्की ने, तो अजरबैजान बहुत जल्दी वॉर जीत गया था, ठीक है। तो कल को अगर पाकिस्तान के साथ हम किसी तरह के युद्ध में होते हैं और तुर्की सपोर्ट करता है, तो हमारे लिए कहीं से भी अच्छी चीज़ थोड़ी ना है ये कि तुर्की जैसा देश वो पाकिस्तान को फुल तरीके से सपोर्ट करे। लेकिन तो हम कर क्या सकते हैं, हमें क्या करना क्या चाहिए? आप यहाँ पर एक पहले जल्दी से ये देख लीजिए कि तुर्की किस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक जल्दी से देख लीजिए,
ये देखिए, हथियार सप्लाई करने में चौथे नंबर पर है पाकिस्तान को, पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनकी जो हथियारों की खरीद फरोख्त जो है, आयात निर्यात बढ़ रहा है। ठीक है, एक तो आप ये देखिए। फिर दूसरा ये देखिए, 2018 में एडा क्लास के 4 युद्धपोतों के लिए करार हुआ था पाकिस्तान और तुर्की में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये हाल ही की न्यूज़ है कि भारत को लेकर तुर्की के एक मतलब जो है प्रतिनिधि ने ये बयान दिया कि हम पाकिस्तान को ये ड्रोन देंगे, भारत को नहीं देंगे। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट ड्रोन हैं क्योंकि इन्होंने यूक्रेन में काफ़ी तबाही मचा रखी है व्यापक पैमाने पर। ठीक है, जो मैंने अभी बोला कि आर्मेनिया और जो अजरबैजान के बीच में वॉर हुआ, तब भी ये ड्रोन जो है बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने तबाही मचाई थी और अजरबैजान को जिताया था। तो भारत चाहता था कि कहीं ना कहीं पर तुर्की से हमें ये ड्रोन मिले, लेकिन भारत को मना कर दिया तुर्की ने और बोला कि हम ये चीज़ पाकिस्तान को उपलब्ध कराएंगे, भारत को नहीं उपलब्ध कराएंगे। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान और तुर्की करीब आते चले जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे पास क्या रास्ता क्या है आगे का? हमें सबसे पहले तो कोशिश ये करनी होगी कि तुर्की के साथ थोड़ा हम बातचीत को बढ़ाएं। देखो, वार्ता तो हमें बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि अल्टीमेटली हालांकि तुर्की हमें व्यापक पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पर हम ये चाहते भी नहीं है कि तुर्की हमारे अगेंस्ट पूरी तरह से खड़ा हो जाए। हम चाहते हैं, क्योंकि मध्य एशिया में कहीं ना कहीं पर स्थिरता के लिए हमें तुर्की के सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो हमें इसके साथ वार्ता को आगे बढ़ाना होगा, एक चीज तो ये है। दूसरा, हमें कोशिश करना होगा कि आर्थिक संबंध थोड़े बेहतर और हों। ठीक है, आर्थिक संबंध बेहतर होंगे ना तो कोई भी देश आपके साथ ज़्यादा आपके अगेंस्ट जाना नहीं चाहेगा। तीसरा, हमें सऊदी अरब के साथ थोड़े से रिश्ते और बेहतर करने होंगे क्योंकि सऊदी अरब हमारे साथ, भारत के साथ ऑलरेडी अच्छे रिश्ते हैं उसके, और संबंधों को बेहतरी लाना होगा ताकि तुर्की को भी एक संदेश जाए कि अगर आप पाकिस्तान की तरफ जाओगे तो हम सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे से खड़े होंगे। चौथा, हम क्या कर सकते हैं, सख्त संदेश जो भारत हमेशा से देता आया है कि आप कश्मीर के मुद्दे को मत उठाइए, और ना अगर आप ऐसे करेंगे तो हम किस मुद्दे को उठाएंगे, कुर्द के मुद्दों को, क्योंकि कुर्द जो है वो तुर्की की दुखती रग है। ठीक है ना, दुखती रग क्यों? क्योंकि तुर्क जो हैं वो भी चाहते हैं कि तुर्की से थोड़ा सा क्षेत्र लेके, सीरिया, तुर्की और ईरान से ये सब थोड़ा सा क्षेत्र लेके ये क्या करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं नया देश। ठीक है ना, कुर्दिस्तान बोलते हैं वो, कि ये बनना चाहिए नया, और ये चीज़ तुर्की को पसंद नहीं है। तो भारत को भी, अगर तुर्की नहीं सुधरता है तो भारत को कुर्दों के मुद्दे को उठाने का प्रयास करना चाहिए ताकि तुर्की को एक सख्त संदेश जा सके। पूरे मुद्दे को हम लोगों ने बहुत ही गहराई के साथ समझ लिया। अब आप हर एक एंगल अच्छे से समझ गए होंगे, भारत और तुर्की, और इधर से आप पाकिस्तान का एंगल देख लीजिए कि इन तीनों देशों के बीच में जो एक इक्वेशन बन रहा है, जो समीकरण बन रहा है, वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।